हेलो फ्रेंड्स, जिंदगी बदलने की यात्रा में आपका स्वागत है। आज द बुक ऑटोप्सी पर एक ऐसे किताब का पोस्टमार्टम करेंगे जो आपको सोशल मैग्नेट बना देंगी। हाउ टू बिकम अ पीपल्स मैग्नेट। यह किताब सिर्फ लोगों को आकर्षित करने के टिप्स नहीं बल्कि असली कनेक्शन बनाने का विज्ञान सिखाती है। क्या यह किताब आपकी पर्सनालिटी को करिश्माई बना सकती है? चलिए पेज दर पेज जानते हैं। बुक के बारे में। दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना एक ऐसी स्किल है जो आपके रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाती है, चाहे वह दोस्ती हो, फैमिली हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। जब आप किसी से बात करते हैं और सच में उनकी बातें सुनते हैं तो वे खुद को वैल्यूड और रिस्पेक्टेड महसूस करते हैं। लोग नेचुरली उन लोगों की ओर खींचते हैं जो उनकी फीलिंग्स, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप दिखावे के लिए किसी की बात सुन रहे हैं, बल्कि यह कि आप सच में उनकी लाइफ और इमोशंस को समझना चाहते हैं। जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी होता है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब यह नहीं कि आप बस सामने वाले की बात सुन रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उनकी इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स को भी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब कोई कुछ कहता है तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनो, बल्कि समझने के लिए सुनो। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला इंसान महसूस करता है कि उसकी बातें सच में सुनी जा रही हैं और उसकी बातों की इंपॉर्टेंस है। ये बॉन्ड को मजबूत बनाता है और ट्रस्ट को बढ़ाता है। जब आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं तो आप थॉटफुल क्वेश्चंस पूछते हैं। ये सिर्फ सरफेस लेवल क्वेश्चंस नहीं होते, बल्कि वे क्वेश्चंस होते हैं जो सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि आप सच में उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। अगर कोई अपने नए जॉब के बारे में बता रहा है तो आप बस यह कहकर बात खत्म मत करो कि अच्छा, बढ़िया, बल्कि यह पूछो, तुम्हें उस नौकरी में सबसे ज्यादा रोमांचक क्या लगता है, या ये तुम्हारे लिए चैलेंज कैसा है। इस तरह के सवाल सामने वाले को अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए एनकरेज करते हैं। आई कांटेक्ट भी जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने का एक पावरफुल तरीका है। जब आप किसी से बात करते हुए आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि आप उसे ध्यान से सुन रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो और आपकी पूरी अटेंशन उसी पर है। लेकिन आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह अनकंफर्टेबल लग सकता है। बीच बीच में हल्के से सिर हिलाना, मुस्कुराना और छोटी छोटी वर्बल एक्नॉलेजमेंट्स, हाँ समझ रहा हूं, वाकई, देना भी सामने वाले को यह फील कराता है कि आप एक्टिवली एंगेज्ड हो। एम्पैथी भी एक बड़ा फैक्टर है जब बात जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने की आती है। जब कोई अपनी परेशानियों के बारे में बात कर रहा हो तो उन्हें जज करने के बजाय उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। अगर आपका कोई दोस्त बता रहा है कि उसे जॉब में कोई दिक्कत आ रही है तो अरे ये तो छोटी बात है कहने के बजाय यह कहो, मुझे समझ में आ रहा है कि यह तुम्हारे लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। इससे सामने वाले को महसूस होगा कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि उनकी इमोशंस को समझ भी रहे हो। बॉडी लैंग्वेज भी कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आपका शरीर दूसरी दिशा में मुड़ा हुआ है, आप बार बार फोन देख रहे हो या उबासी ले रहे हो, तो इससे यह सिग्नल जाता है कि आप अनइंटरेस्टेड हो। लेकिन अगर आप उनकी ओर झुके हुए हो, ओकेजनल हेड नॉड कर रहे हो और जेन्युइनली रिएक्ट कर रहे हो, तो यह दर्शाता है कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हो। एक और जरूरी बात यह है कि जेन्युइन इंटरेस्ट का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी की बात से सहमत हो जाओ। जरूरी नहीं कि आप हर चीज को अप्रूव करो, लेकिन आप सामने वाले की पर्सपेक्टिव को समझ सकते हो। जब आप किसी की राय से डिसएग्री करते हो तो एकदम से आर्ग्यू करने या इंटरप्ट करने के बजाय पहले उनकी पूरी बात सुनो और फिर काल्मली अपनी राय रखो। इससे बातचीत हेल्थी और मीनिंगफुल बनी रहती है।
स्मॉल जेस्चर्स भी दूसरों में इंटरेस्ट दिखाने में बहुत असर डालते हैं। किसी का नाम याद रखना, उनके बर्थडे पर विश करना, उनके फेवरेट टॉपिक्स पर बातचीत करना, ये छोटी छोटी चीजें सामने वाले को यह फील कराती हैं कि आप उन्हें सच में वैल्यू करते हो। अगर आपका कोई दोस्त क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है तो कभी कभी उसके साथ उस टॉपिक पर बात करना उसे स्पेशल फील करा सकता है। एक और पावरफुल तरीका है फॉलो अप करना। अगर कोई दोस्त आपको बताता है कि वह एक इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो कुछ दिनों बाद उसे कॉल करके पूछो कि उसकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर किसी ने मेंशन किया था कि वे किसी खास प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो कुछ दिन बाद पूछो कि क्या वे ठीक हैं। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप जेन्युइनली उनके बारे में सोचते हैं और उनकी वेल बीइंग की परवाह करते हैं। जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने का एक और तरीका है लोगों की अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना। जब कोई कुछ अच्छा करता है तो उसकी सराहना करना उसे बहुत अच्छा महसूस करा सकता है, चाहे वह छोटे अचीवमेंट्स हों जैसे किसी ने नया स्किल सीखा हो या बड़े अचीवमेंट्स जैसे प्रमोशन मिला हो। अगर आप सिंसियरली उनकी मेहनत और सक्सेस को एक्नॉलेज करते हो तो यह उनके लिए बहुत मीनिंगफुल होता है। दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने से आपके सोशल कनेक्शन मजबूत होते हैं और लोग नेचुरली आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये सिर्फ दोस्ती और रिश्तों में ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी बेहद फायदेमंद होता है। जब आप कॉलीग्स, क्लाइंट्स या एम्प्लॉयज के साथ बातचीत करते हो और उनकी बातों को ध्यान से सुनते हो तो ये एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बनाता है और ट्रस्ट को बढ़ाता है। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होती है और आप एक अच्छे लीडर या टीम प्लेयर बन पाते हो। लेकिन जेन्युइन इंटरेस्ट का मतलब सिर्फ सोशल इंटरैक्शंस तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी मदद करता है। जब आप दूसरों की लाइफ, एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करते हो तो आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। ये आपको एक ओपन माइंडेड और एम्पैथेटिक इंसान बनाता है जिससे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। अंत में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बस इसके लिए आपको कुछ ध्यान देना होता है और दूसरों की बातें दिल से सुननी होती हैं। जब आप किसी की बात सुन रहे हो तो डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख दो और सिर्फ उस इंसान पर फोकस करो। उनसे ऐसे सवाल पूछो जिससे पता चले कि आप सच में उनकी बातों में इंटरेस्टेड हो। उनकी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो और उनसे जुड़े छोटे छोटे डिटेल्स को याद रखो। यह सिर्फ दूसरों को अच्छा महसूस कराने का तरीका नहीं है बल्कि यह आपके खुद के लिए भी बेनिफिशियल होता है क्योंकि इससे आपकी रिलेशनशिप्स मजबूत होती हैं और आप एक बेटर इंसान बनते हो। एक स्माइल बहुत छोटी सी चीज लग सकती है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। जब आप किसी को देखकर स्माइल करते हो तो सामने वाला न सिर्फ आपको फ्रेंडली और अप्रोचेबल मानता है बल्कि उसे खुद भी अच्छा फील होने लगता है। एक जेन्युइन स्माइल पॉजिटिविटी फैलाती है और रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाती है। चाहे आप अपने दोस्तों से मिल रहे हो, फैमिली के साथ हो या किसी स्ट्रेंजर से बातचीत कर रहे हो, आपकी स्माइल माहौल को इंस्टेंटली बेटर बना सकती है। जब आप स्माइल करते हो तो ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि आपके खुद के लिए भी फायदेमंद होता है। स्टडीज बताती हैं कि जब आप स्माइल करते हो तो आपका ब्रेन एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन रिलीज करता है जो कि हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन से जुड़े हॉर्मोन्स हैं। मतलब जब आप मुस्कुराते हो तो आप नेचुरली खुश महसूस करने लगते हो, भले ही पहले आपका मूड अच्छा ना हो। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप म्यूजिक सुनकर या किसी अच्छी मेमोरी को याद करके खुद को बेटर फील कराते हो। स्माइल सिर्फ हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं है बल्कि ये एक कम्युनिकेशन टूल भी है। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हो और उसे देखकर एक जेन्युइन स्माइल देते हो तो यह सिग्नल जाता है कि आप फ्रेंडली और ओपन माइंडेड हो। इससे सामने वाला रिलैक्स फील करता है और कॉन्वर्सेशन
आसानी से शुरू हो जाती है। अगर आप किसी कैफे में हो और वेटर को एक हल्की सी मुस्कान देकर थैंक यू बोलते हो, तो इसका असर सिर्फ उस मोमेंट तक नहीं रहता, बल्कि वह इंसान भी आपके साथ पॉजिटिव इंटरैक्शन को याद रखता है। अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में हो तो अक्सर लोग उन लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो कॉन्फिडेंट और वार्म लगते हैं। स्माइल आपको इंस्टेंटली अप्रोचेबल बनाती है। अगर आप नर्वस फील कर रहे हो और सोच रहे हो कि लोग आपको कैसे परसीव करेंगे, तो बस एक स्माइल देकर शुरुआत करो। ये न सिर्फ आपकी नर्वसनेस को कम करता है, बल्कि सामने वाले को भी कंफर्टेबल फील कराता है। प्रोफेशनल लाइफ में भी स्माइल का बहुत बड़ा रोल होता है। इमेजिन करो कि आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। अगर आप नर्वस होकर अंदर जाते हो और बिना स्माइल किए जवाब देने लगते हो, तो इंटरव्यूअर को यह लग सकता है कि आप बहुत एंग्शियस या अनफ्रेंडली हो। लेकिन अगर आप इंटरव्यू शुरू करने से पहले एक वार्म स्माइल देते हो, तो यह माहौल को कुछ लाइट कर सकता है और आपको कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव दिखा सकता है। ऑफिस में भी जब आप अपने कॉलीग्स या बॉस से मिलते हो और एक हल्की सी स्माइल देते हो, तो यह वर्क एनवायरनमेंट को प्लेजेंट बनाता है। स्माइल का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यह है कि यह कंटेजियस होती है। जब आप किसी को देखकर स्माइल करते हो, तो ज्यादातर केसेस में सामने वाला भी ऑटोमेटिकली स्माइल कर देता है। यह एक तरह का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसे मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है। जब हम किसी को देखकर मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो हमारा दिमाग नेचुरली उसे कॉपी करने के लिए ट्रिगर हो जाता है। यही वजह है कि जब आप किसी खुशहाल इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो आप खुद भी अच्छा महसूस करने लगते हो। लेकिन एक जेन्युइन स्माइल और फेक स्माइल में फर्क होता है। जब आप सच में खुश होते हो और दिल से मुस्कुराते हो, तो आपकी आंखें भी उस इमोशन को रिफ्लेक्ट करती हैं। इसे डुचेन स्माइल कहा जाता है, जिसमें आपकी आंखों के आसपास हल्की सी झुर्रियां बन जाती हैं और आपका पूरा फेस ब्राइटन अप हो जाता है। वहीं जब आप सिर्फ कर्टेसी के लिए मुस्कुराते हो लेकिन अंदर से फील नहीं कर रहे होते, तो वह सिर्फ एक सरफेस लेवल एक्सप्रेशन लगता है। लोग अक्सर एक जेन्युइन स्माइल और एक फोर्स्ड स्माइल में फर्क कर सकते हैं। स्माइल का पावर सिर्फ सोशल इंटरैक्शंस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके ओवरऑल मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। जब आप मुस्कुराते हो, तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। स्टडीज के मुताबिक जो लोग ज्यादा मुस्कुराते हैं, वे जनरली कम एंजाइटी और डिप्रेशन फील करते हैं। जब आप स्माइल करते हो, तो आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, आपकी हार्ट रेट स्लो होती है और आपका बॉडी टेंशन रिलीज करता है। इसलिए जब भी आप स्ट्रेस्ड या ओवरवेल्म्ड महसूस करो, तो एक छोटी सी मुस्कान ट्राई करो। यह आपको इंस्टेंटली बेटर फील करा सकती है। एक और खास बात यह है कि जब आप रोजाना अपनी लाइफ में स्माइल को कॉन्शियसली इंक्लूड करते हो, तो यह धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाती है। हो सकता है कि शुरुआत में आपको यह एफर्ट लग सकता है, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस करने लगते हो, तो यह आपके पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। स्माइल करने का यह मतलब नहीं है कि आपको हर समय फेक हैप्पी दिखना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप छोटी छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करना सीखो और हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करो। स्माइल का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि एनिमल्स पर भी होता है। जब आप किसी डॉग को देखकर स्माइल करते हो और फ्रेंडली एनर्जी देते हो, तो वह भी टेल वैग करने लगता है और एक्साइटेड फील करता है। इसी तरह जब आप किसी बेबी को देखते हो और मुस्कुराते हो, तो ज्यादातर केसेस में वह भी मुस्कुरा देता है। यह प्रूफ है कि स्माइल एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है, चाहे वह किसी भी बैकग्राउंड या कल्चर से हो। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका पर्सनैलिटी सीरियस या इंट्रोवर्टेड है। लेकिन सच ये है कि आप चाहे किसी भी नेचर के हो, एक स्माइल हमेशा आपकी पर्सनैलिटी को
और चार्मिंग बना सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर समय मुस्कुराते रहना है, बल्कि जब भी कोई पॉजिटिव या हैप्पी मोमेंट हो तो उसे ओपनली एक्सप्रेस करने में कोई हार्म नहीं है। स्माइल न सिर्फ आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेटर बनाती है, बल्कि ये आपको इमोशनली स्ट्रांग भी बनाती है। जब आप किसी टफ सिचुएशन में होते हो और फिर भी एक हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हो, तो ये आपकी रेजिलियंस को रिफ्लेक्ट करता है। कई बार लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर आप उनमें भी एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ढूंढ सकते हो तो ये आपकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है। अगर आप अपनी लाइफ में और ज्यादा स्माइल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद को हैप्पी और पॉजिटिव फील कराने वाली चीजों पर फोकस करना होगा। अगर आपको कोई अच्छी मूवी या कॉमेडी शो देखना पसंद है तो उसे देखो। अगर आपको किसी खास फ्रेंड से बात करके खुशी मिलती है तो उससे बात करो। अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट सुनो। जब आप खुद अंदर से खुश रहोगे तो आपकी स्माइल नेचुरली ज्यादा फ्रीक्वेंट और जेन्युइन होगी। स्माइल करने की आदत डेवलप करने के लिए आप एक सिंपल चैलेंज ले सकते हो। अगले 7 दिनों तक हर दिन कम से कम 5 लोगों को देखकर मुस्कुराने की कोशिश करो। ये स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स, फ्रेंड्स या कोई भी जिससे आप इंटरेक्ट करते हो। फिर देखो कि इसका आपकी इंटरेक्शंस पर क्या असर होता है। ज्यादातर चांसेस हैं कि आपको पॉजिटिव रिएक्शंस मिलेंगे और ये आपके मूड को भी अपलिफ्ट करेगा। अंत में स्माइल एक ऐसी चीज है जिसे आप जितना ज्यादा यूज करते हो उतनी ही ज्यादा ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस लाती है। ये सिर्फ एक फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि एक एनर्जी है जो आपके आसपास के माहौल को भी ब्राइटन अप कर सकती है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलो तो बस एक छोटी सी जेन्युइन मुस्कान दो और देखो कि कैसे यह सिंपल जेस्चर आपकी लाइफ को और बेहतर बना सकता है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और उसे उसके नाम से बुलाते हैं तो वह सामने वाले को एक खास एहसास देता है। यह सिर्फ एक छोटा सा जेस्चर नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि आप उस व्यक्ति को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज करते हैं। जब कोई हमारा नाम लेकर हमें बुलाता है तो हमें एक अलग ही कनेक्शन महसूस होता है। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो हमें वैल्यूड और रिस्पेक्टेड महसूस कराता है। इमेजिन करो कि आप किसी न्यू ऑफिस में जाते हो और वहां बहुत सारे लोग हैं। अगर कुछ ही दिनों में आपका बॉस या कोई सीनियर आपका नाम याद रखकर आपको ग्रीट करता है तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा महसूस होता है। आपको लगता है कि आप इस जगह का हिस्सा हो और आपकी पहचान है। वहीं अगर कोई आपको बार बार भाई, सर, मैम या किसी जेनेरिक टाइटल से बुलाता है तो वह कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं बनता। नाम याद रखना और उसे यूज करना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, बल्कि पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी बहुत मीनिंगफुल होता है। जब आप किसी फ्रेंड, रिलेटिव या इवन एक कैजुअल अक्वेंटेंस का नाम याद रखते हो और सही मौके पर यूज करते हो तो इससे रिलेशनशिप और मजबूत होता है। सोचो कि आप किसी से पहली बार मिले और कुछ दिन बाद फिर से मिलते हैं और वह आपका नाम लेकर आपको एड्रेस करता है। ऑटोमेटिकली आपको वह इंसान ज्यादा फ्रेंडली और केयरिंग लगेगा। नाम किसी की आइडेंटिटी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह सिर्फ एक लेबल नहीं है, बल्कि इसमें एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल वैल्यू होती है। जब हम किसी का नाम सुनते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तुरंत अलर्ट हो जाता है। यही कारण है कि अगर आप किसी भीड़ भरे कमरे में हो और कोई आपका नाम पुकारे तो आपका ध्यान तुरंत उस ओर चला जाता है, भले ही बाकी बातें इग्नोर हो रही हों। इसे कॉकटेल पार्टी इफेक्ट कहा जाता है, जहां हमारा दिमाग अपने नाम को प्रायोरिटाइज करता है। नाम याद रखना और सही समय पर यूज करना एक पावरफुल सोशल स्किल है। यह आपको ज्यादा लाइकेबल और कैरिज्मेटिक बनाता है। जब आप लोगों से मिलते हो और उनकी बातों में जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाते हो तो उनका नाम याद रखना उस इंटरेस्ट को और मजबूत करता है।
इससे सामने वाले को महसूस होता है कि आप सिर्फ एक कैजुअल इंटरैक्शन नहीं कर रहे, बल्कि आप उन्हें सीरियसली ले रहे हो। अगर आप बिजनेस या सेल्स में हो तो लोगों का नाम याद रखना एक बहुत बड़ी एडवांटेज हो सकती है। इमेजिन करो कि आप एक शॉप या रेस्टोरेंट के रेगुलर कस्टमर हो और वहां का स्टाफ आपका नाम लेकर आपको ग्रीट करता है। ऑटोमेटिकली आपको वहां जाना ज्यादा पसंद आएगा। इसी तरह अगर कोई सेल्स पर्सन या मैनेजर कस्टमर का नाम याद रखता है और उसे पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देता है तो कस्टमर लॉयल्टी बढ़ जाती है। नाम याद रखना सिर्फ एक मेमोरी ट्रिक नहीं है, बल्कि यह एक इमोशनल बॉन्ड बनाने का तरीका है। अगर आप किसी कॉलीग, क्लाइंट या इवन किसी नए दोस्त का नाम याद रखते हो और बार बार यूज करते हो तो यह दिखाता है कि आप उनकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करते हो। इससे म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बढ़ता है। कई बार लोग एक्सक्यूज देते हैं कि उन्हें नाम याद नहीं रहते, लेकिन सच ये है कि नाम याद रखना भी एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। अगर आप जेन्युइनली किसी का नाम याद रखना चाहते हो तो जब वह अपना नाम बताए तब उसे ध्यान से सुनो। कई बार हम इतने फोकस्ड होते हैं कि हम खुद को इंट्रोड्यूस करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं और सामने वाला क्या कह रहा है उसे इग्नोर कर देते हैं। इसलिए जब कोई अपना नाम बताए तो एक सेकंड रुक कर उसे रिपीट करो, जैसे ओ नाइस टू मीट यू राहुल। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि यह इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। एक और तरीका यह है कि आप उस नाम को कॉन्वर्सेशन में एक दो बार यूज करो, लेकिन इसे ओवरडू मत करो, नहीं तो यह अननेचुरल लगने लगेगा। अगर बातचीत के दौरान आप कैजुअली उनके नाम का यूज करते हो तो यह न सिर्फ सामने वाले को अच्छा फील कराता है, बल्कि आपको भी नाम याद रखने में मदद करता है। अगर कोई नाम मुश्किल हो या अनफेमिलियर लगे तो पोलाइटली उसे दोबारा पूछो। यह सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि आप उनके नाम को सही प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहे हो। कई बार हम नाम ठीक से सुन नहीं पाते या समझ नहीं पाते और फिर अवॉइड करने लगते हैं, लेकिन अगर आप जेन्युइनली उस नाम को ठीक से सीखने की कोशिश करते हो तो यह सामने वाले को और भी ज्यादा वैल्यूड फील कराता है। नाम याद रखने के लिए आप कुछ मेमोरी टेक्निक्स भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर कोई अमित नाम का व्यक्ति है और वह बहुत एनर्जेटिक पर्सनैलिटी का है तो आप उसे एक्टिव अमित के रूप में अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हो। इससे जब भी आप उस एनर्जी को देखेंगे आपको उसका नाम याद आ जाएगा। सोशल गैदरिंग्स में अगर आप कई नए लोगों से मिल रहे हो तो कोशिश करो कि नाम को किसी फिजिकल या विजुअल क्यू से जोड़ो। जैसे अगर कोई रिया नाम की लड़की लाल रंग की ड्रेस पहने हैं तो आप अपने दिमाग में रेड रिया याद रख सकते हो। ये एक फन और इफेक्टिव तरीका है नाम याद रखने का। नाम यूज करने का एक और इंटरेस्टिंग फायदा यह है कि यह लोगों को ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाता है। अगर आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो और उसके साथ उनका नाम ऐड करते हो तो सामने वाला उसे ज्यादा पॉजिटिवली परसीव करता है। इमेजिन करो कि आप किसी कॉलीग से कह रहे हो, कैन यू हेल्प मी विद दिस रिपोर्ट, और दूसरी सिचुएशन में आप कहते हो, रोहित क्या आप मुझे इस रिपोर्ट के साथ मदद कर सकते हैं। दूसरी लाइन ऑटोमेटिकली ज्यादा इंगेजिंग और पर्सनल लगती है। अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हो तो अपने टीम मेंबर्स का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। जब कोई बॉस अपने एम्प्लॉइज को उनके नाम से बुलाता है तो यह उन्हें ज्यादा मोटिवेटेड और कनेक्टेड फील कराता है। इससे वर्क प्लेस में पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। स्कूल और कॉलेजेस में भी टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स का नाम याद रखना बहुत फायदेमंद होता है। जब कोई टीचर स्टूडेंट्स को उनके नाम से बुलाता है तो स्टूडेंट्स ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगते हैं। नाम यूज करने का एक और फायदा यह है कि इससे कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है। जब आप किसी हीटेड आर्ग्यूमेंट में होते हो और सामने वाले का नाम लेते हो तो बातचीत का टोन ऑटोमेटिकली कुछ सॉफ्ट हो जाता है। जैसे, देखो रमेश,
मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं। ये लाइन सुनने में ज्यादा काल्म और अंडरस्टैंडिंग लगेगी, बजाय इसके कि आप बिना नाम लिए बात करें। अगर आप किसी भी सोशल इंटरेक्शन को ज्यादा मीनिंगफुल बनाना चाहते हो तो लोगों के नाम याद रखना और यूज करना शुरू करो। ये एक छोटा सा चेंज है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। चाहे आप किसी फ्रेंड, कॉलीग, क्लाइंट या नए व्यक्ति से मिल रहे हो, अगर आप उनका नाम ध्यान से सुनते हो, उसे सही प्रोनाउंस करते हो और समय समय पर यूज करते हो, तो ये ऑटोमेटिकली आपके रिलेशनशिप्स को और बेहतर बना देगा। नाम किसी भी इंसान की पहचान का सबसे खास हिस्सा होता है। जब आप इसे याद रखते हो और सही समय पर यूज करते हो, तो आप सामने वाले को यह महसूस कराते हो कि वह इंपॉर्टेंट है और वैल्यूड है। तो अगली बार जब आप किसी नए इंसान से मिलो तो उसका नाम ध्यान से सुनो, उसे रिपीट करो और कोशिश करो कि अगली बार मिलने पर भी आपको वह याद रहे। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है बेहतर कनेक्शंस बनाने का। कई बार हम ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहां सामने वाले से हमारी राय नहीं मिलती और बात आर्ग्यूमेंट तक पहुंच जाती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ज्यादातर आर्ग्यूमेंट्स का कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इससे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिव इमोशंस ही बढ़ते हैं। जब दो लोग किसी बात पर बहस करने लगते हैं तो उनका मेन फोकस सही सॉल्यूशन ढूंढना नहीं होता, बल्कि खुद को सही साबित करना होता है। और यही वजह है कि आर्ग्यूमेंट्स से रेयरली कोई पॉजिटिव आउटकम निकलता है। आर्ग्यूमेंट्स से बचना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक आर्ट है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाता है। जब आप किसी से डिसएग्रीमेंट महसूस करते हो तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय कुछ रुककर सोचो, क्या यह बहस सच में जरूरी है? क्या इससे कोई फायदा होगा? कई बार हम सिर्फ अपने ईगो की वजह से बहस में पड़ जाते हैं, लेकिन अगर हम कॉन्शियस सोचें तो हमें समझ आएगा कि शांति से बात करना ज्यादा फायदेमंद है। जब भी कोई हीटेड कॉन्वर्सेशन हो तो सबसे पहले काल्म रहना सीखो। अगर सामने वाला गुस्से में है तो उसी टोन में जवाब देने से सिचुएशन और बिगड़ सकती है। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इंपल्सिवली, कुछ पेशेंस रखो और सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करो। अगर आप शांत रहोगे तो सामने वाला भी इवेंचुअली अपना टोन कुछ सॉफ्ट कर देगा। आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कॉमन ग्राउंड ढूंढना। हर डिसएग्रीमेंट का मतलब यह नहीं कि दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं। कई बार सिर्फ पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं, लेकिन गोल वही होता है। अगर आप कॉमन पॉइंट्स पर ध्यान दो तो कॉन्वर्सेशन ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोग किसी पॉलिटिकल इश्यू पर अलग अलग राय रखते हैं तो इंस्टेड ऑफ प्रूविंग ईच अदर रॉन्ग, वे उन पॉइंट्स पर बात कर सकते हैं जहां वे अग्री करते हैं। लिसनिंग भी आर्ग्यूमेंट से बचने का एक पावरफुल टूल है। कई बार हम सामने वाले की पूरी बात सुने बिना ही जवाब देने लगते हैं। इससे सामने वाले को लगता है कि उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है और फिर वह और ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन अगर आप सच में सामने वाले की बात ध्यान से सुनो और उसे फील कराओ कि उसकी ओपिनियन भी मैटर करती है, तो सिचुएशन ऑटोमेटिकली कूल हो जाती है। रिस्पेक्ट दिखाना भी बहुत जरूरी है। हर इंसान की अलग सोच होती है और जरूरी नहीं कि आपकी सोच ही हमेशा सही हो। अगर कोई आपसे अलग राय रखता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है। इंस्टेड ऑफ प्रूविंग देम रॉन्ग, उनकी पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करो। जब आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दोगे तो वह भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार रहेगा। कई बार हम आर्ग्यूमेंट्स में सिर्फ इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें हर सिचुएशन में अपनी पॉइंट साबित करनी चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं है। हर डिसएग्रीमेंट को जीतने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चीजों को छोड़ देना और आगे बढ़ जाना ज्यादा समझदारी होती है। कुछ फाइट्स लड़ने के लायक नहीं होती, खासकर तब जब वे सिर्फ ईगो पर बेस्ड हो। अगर आप किसी पर्सनल रिलेशनशिप में हो, चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो या पार्टनर के साथ हो, तो आर्ग्यूमेंट से बचना और भी जरूरी हो जाता है।
जब आप किसी के साथ लंबे समय तक बॉन्ड मेंटेन करना चाहते हो तो हर छोटी छोटी बात पर बहस करने से कनेक्शन कमजोर हो सकता है। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, ट्राई टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अगर किसी बात पर डिसएग्रीमेंट हो तो उसे काल्मली डिस्कस करो और एक मिडिल ग्राउंड निकालने की कोशिश करो। वर्क प्लेस में भी आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिस में कई बार ऐसा होता है कि किसी कॉलीग या बॉस से आपकी राय नहीं मिलती। अगर हर बार आप बहस करने लगोगे तो इससे न सिर्फ आपकी प्रोफेशनल इमेज खराब होगी बल्कि आपके रिलेशनशिप्स भी खराब हो सकते हैं। इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग, अपनी बात को पोलाइटली और लॉजिकली रखने की कोशिश करो, और अगर कोई आपकी बात से अग्री नहीं करता तो उसे फोर्स मत करो। हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है और इसे रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर आर्ग्यूमेंट्स करना तो और भी यूजलेस है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर ऑनलाइन बहस करने लगते हैं, चाहे वह पॉलिटिक्स हो, रिलीजन हो या कोई रैंडम टॉपिक। लेकिन क्या कभी किसी ने सोशल मीडिया डिबेट जीतकर किसी की राय बदलते देखी है? यूजुअली लोग बस अपनी बात प्रूव करने के लिए लड़ते हैं और इससे कोई भी रियल चेंज नहीं आता। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन ऑनलाइन फाइट्स, अगर आपको किसी टॉपिक पर डिसएग्रीमेंट है तो या तो उसे इग्नोर करो या फिर प्राइवेट में अच्छे से डिस्कस करो। आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करने के लिए ह्यूमर भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। अगर कोई हीटेड सिचुएशन बन रही हो तो उसे कुछ लाइट करने की कोशिश करो। कई बार एक सिंपल जोक या एक फन स्टेटमेंट कॉन्वर्सेशन का पूरा मूड चेंज कर सकती है। यह जरूरी नहीं कि हर डिसएग्रीमेंट को सीरियसली लिया जाए। कुछ सिचुएशंस में एक हंसी मजाक वाली अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कोई आर्ग्यूमेंट गलत डायरेक्शन में जा रही है तो उसे टाइम देकर पॉज करना भी अच्छा होता है। अगर आप किसी से बहस कर रहे हो और चीजें ज्यादा इंटेंस हो रही हैं तो कहो, चलो इस टॉपिक पर बाद में आराम से बात करते हैं। इससे इमोशंस कूल डाउन हो जाते हैं और बाद में जब दोनों लोग काल्म होते हैं तो डिस्कशन ज्यादा मैच्योर तरीके से हो सकता है। आर्ग्यूमेंट्स से बचना सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स को टालने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपकी मेंटल पीस के लिए भी जरूरी है। जब आप हर बात पर लड़ने की बजाय चीजों को समझदारी से हैंडल करना सीखते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। बेवजह की बहसें न सिर्फ टाइम वेस्ट करती हैं बल्कि आपकी एनर्जी भी ड्रेन कर देती हैं। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, उस एनर्जी को कुछ प्रोडक्टिव कामों में लगाना ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर कभी ऐसा लगे कि सामने वाला बिना रीजन के फाइट करना चाहता है तो उसे इग्नोर करना भी एक स्मार्ट मूव हो सकता है। हर फाइट में पड़ने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई अनावश्यक रूप से आक्रामक हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, बस बात को खत्म करके आगे बढ़ जाओ। इससे आपका टाइम और पीस दोनों बचेंगे। आर्ग्यूमेंट्स से बचने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह जरूर देखना चाहिए कि आप किस तरीके से अपनी बात रख रहे हो। अगर आप काल्मली और लॉजिकली अपनी बात रखते हो तो सामने वाला ज्यादा अच्छे से सुनता है। वहीं अगर आप अग्रेसिव होकर बात करोगे तो सामने वाला ऑटोमेटिकली डिफेंसिव हो जाएगा और बात आर्ग्यूमेंट तक पहुंच जाएगी। कंक्लूजन ये है कि आर्ग्यूमेंट्स रेयरली किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, अगर आप सामने वाले की बात सुनो, उसे रिस्पेक्ट दो, कॉमन ग्राउंड ढूंढो और काल्मली बात करो तो ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स को इजीली हैंडल किया जा सकता है। हर बात पर लड़ने की जरूरत नहीं होती। कई बार चीजों को इग्नोर करना, सिचुएशन को लाइटली लेना और काल्मली डिस्कशन करना ज्यादा फायदेमंद होता है। जब आप आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना सीख जाते हो तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली ज्यादा पीसफुल और हैप्पी हो जाती है। गलतियां इंसान के जीवन का हिस्सा होती हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता और हर कोई कभी ना कभी गलत फैसले लेता है या कोई ना कोई भूल कर ही बैठता है। लेकिन असली बात यह नहीं है कि गलती हुई या नहीं, बल्कि यह है कि उस गलती को कैसे हैंडल किया जाता है।
जब आप अपनी गलती को प्रॉम्प्टली एडमिट करते हो तो यह आपकी मैच्योरिटी और ऑनेस्टी को दिखाता है। इससे न केवल लोग आपका ज्यादा सम्मान करने लगते हैं, बल्कि यह आपके कैरेक्टर को भी स्ट्रांग बनाता है। कई बार लोग अपनी गलतियों को छिपाने या उन्हें जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। यह ह्यूमन नेचर है, क्योंकि कोई भी खुद को गलत साबित नहीं करना चाहता। लेकिन जब आप अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करने के बजाय एक्सक्यूजेस बनाने लगते हो तो चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। लोग समझ जाते हैं कि आप गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो, और इससे आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। वहीं अगर आप तुरंत अपनी गलती मान लेते हो तो यह दिखाता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो और आपको अपनी एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी लेना आता है। इमेजिन करो कि आप अपने वर्क प्लेस में किसी प्रोजेक्ट में एक बड़ी गलती कर देते हो। अगर आप उसे छुपाने की कोशिश करते हो या किसी और पर ब्लेम डालते हो तो सूनर और लेटर सच सामने आ ही जाएगा। और जब ऐसा होगा तो न सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी कम होगी, बल्कि लोग आप पर ट्रस्ट भी नहीं करेंगे। वहीं अगर आप तुरंत अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हो और कहते हो, हाँ ये मेरी गलती थी और मैं इसे सुधारने की कोशिश करूंगा, तो लोग आपकी ऑनेस्टी की रिस्पेक्ट करेंगे। गलती मानने से यह भी साबित होता है कि आप ईगो को साइड में रख सकते हो। बहुत से लोग सिर्फ इस डर से अपनी गलती नहीं मानते कि उन्हें वीक समझा जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि गलती को प्रॉम्प्टली एडमिट करना कमजोरी नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ है। यह दिखाता है कि आप अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और आप सीखने के लिए ओपन माइंडेड हो। जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो तो उससे यह भी पता चलता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू करते हो। इमेजिन करो कि आप अपने किसी दोस्त से कुछ ऐसा कह देते हो जिससे उसे बुरा लग जाता है। अगर आप स्टबर्न होकर यह कहो कि मुझे कोई गलती नहीं लगी या तुम्हें इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, तो इससे दोस्ती कमजोर हो सकती है। लेकिन अगर आप प्रॉम्प्टली माफी मांग लेते हो और कहते हो, सॉरी मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसे समझते हो और उसकी फीलिंग्स की परवाह करते हो। गलती मानना न केवल आपको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाता है, बल्कि यह आपको सीखने का मौका भी देता है। जब आप अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करते हो तो आप उस पर सोचते हो कि यह गलती क्यों हुई और इसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है। यह सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आप हर गलती के बाद उसे एनालाइज करोगे और उससे सीखोगे तो आप धीरे धीरे और बेहतर इंसान बनते जाओगे। कुछ लोग अपनी गलतियों को मानने में बहुत टाइम लगा देते हैं। वे पहले डिनायल में रहते हैं, फिर बहाने बनाने लगते हैं, और जब कोई और ऑप्शन नहीं बचता तब कहीं जाकर गलती मानते हैं। लेकिन ऐसा करने से उनकी क्रेडिबिलिटी डैमेज हो जाती है। वहीं अगर आप अपनी गलती को प्रॉम्प्टली एडमिट करते हो तो लोग आपको ज्यादा एडमायर करते हैं। यह दिखाता है कि आप अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और आपको इंटीग्रिटी की परवाह है। गलती मानना और उसे ठीक करने की कोशिश करना दो अलग अलग चीजें हैं। सिर्फ सॉरी कह देने से ही बात खत्म नहीं होती, बल्कि आपको यह भी दिखाना होता है कि आप जेन्युइनली अपनी गलती सुधारना चाहते हो। अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो सिर्फ माफी मांगने से ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपनी एक्शंस को चेंज करें ताकि दोबारा वैसी सिचुएशन न बने। अगर आप किसी लीडरशिप पोजीशन में हो तो यह और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपनी गलतियों को